हेलो ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो विषय बार महत्वपूर्ण बिंदुओं की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कर लेना। ये दोनों एक्ट पढ़ चुके थे। एक बात याद रखना, कंपनी के शासन के तहत जितने प्रकार के एक्ट आए उन्हें चार्टर एक्ट कहा गया, जबकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट आए उन्हें सभी को अधिनियम कहा गया था। तो इन सभी से एक एक दो प्रश्न बन जाते हैं, तो इसलिए इन्हें पहले अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो एक एक दो पॉइंट आपको सभी प्रकार के एक्ट से याद रखने हैं। तो इसका सबसे पहला बिंदु तो आपको याद रखना है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप जो है अलग अलग करने का काम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जबकि राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल। इसी के तहत द्वैध शासन व्यवस्था भी लागू की गई थी, जबकि कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, तो वो भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर भी पूर्ण नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही मिला था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी जिसमें 4 सदस्य होते थे, उन सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी थी, और प्रांतीय जनरल की जो परिषद होती थी जिसमें 3 सदस्य होते थे उसके सदस्यों की संख्या घटाकर 2 करने का प्रावधान भी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। आगे जानेंगे 1786 का एक्ट। तो इसमें आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो यह है कि अब गवर्नर जनरल जो होगा विशेष परिस्थिति में परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था, यानी अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गया था। इसके पहले गवर्नर जनरल परिषद अगर कोई निर्णय लेती थी तो उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता था। इसके अलावा क्या था कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा। यह प्रावधान भी 1786 के एक्ट के तहत लाया गया था। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। आगे देखेंगे 1793 का एक्ट। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन होगा अब वो भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये था कि कंपनी का जो एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था, यानी 1813 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था। आगे जानेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, यानी अब और कंपनियां भी भारत में आकर अपना व्यापार कर सकती हैं। हालांकि चाय और चीन के साथ के जो व्यापारिक एकाधिकार था वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था। इसके अलावा ईसाई मिशनरी जो थी अब भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी। यह प्रावधान भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया, और पहली मिशनरी बिल्वर फोर्स के नेतृत्व में भारत पहुंची थी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था, यानी भारत में अब शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। ये भी 1813 के चार्टर एक्ट में था। इसके अलावा स्थानीय निकायों को कर वसूली का अधिकार भी 1813 के चार्टर एक्ट में दिया गया था। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ के व्यापार का एकाधिकार अभी भी कंपनी के ही हाथ में था। इसके अलावा ईसाई मिशनरी वाला, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च वाला, ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समस्त भारत का नेतृत्व दे दिया गया था, और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। दूसरा पॉइंट ये किया गया कि परिषद का जो चौथा सदस्य होगा वो एक विधि सदस्य होगा, ऐसा प्रावधान किया गया था, लेकिन इस विधि सदस्य को किसी भी प्रकार के मतदान का अधिकार नहीं था। और इसी एक्ट के तहत पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले को सौंपी गई थी।
अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अभी क्या था कि कंपनी का जो एकाधिकार था जो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार का जो एकाधिकार था उसको भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, जबकि 1833 में चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। आगे अगर देखा जाए तो जो सिविल सेवा थी उसमें खुली भर्ती में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इसका भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इस प्रावधान को वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा भी 1833 के चार्टर एक्ट में हुई थी, लेकिन इसमें 10 साल लग गए। यानी दास प्रथा का जो अंत है लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में किया गया था। ध्यान रखना इस बात को कि दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुई, लेकिन समाप्ति लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में की गई थी। अगला महत्व है दंड कानून को संहिताबद्ध किया गया, यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड को संहिताबद्ध करने का काम भी 1833 के एक्ट में किया गया था। हालांकि आईपीसी का गठन 1860 में, जबकि समस्त भारत में लागू इसको 1862 में किया गया था। इसके अलावा एक प्रावधान और था कि अंग्रेजों को भारत में अब बिना लाइसेंस के आने की और रहने की अनुमति भी 1833 के चार्टर एक्ट में दी गई थी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। तो 1833 में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, इसके अलावा विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, चीन के साथ और चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। हाँ, एक बात और, अभी तक जो विधि बनाई जाती थी उसको विनियम कहा जाता था, लेकिन अब इसके बाद जो विधि बनाई जाएगी उसको अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ऐसा प्रावधान भी 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। अब देखते हैं आज का अंतिम चार्टर एक्ट। अंतिम चार्टर एक्ट इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि इसके बाद हो जाएगी 1857 की क्रांति और इसके बाद जितने भी एक्ट बनेंगे उन सभी को अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसको अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है। तो इसमें 1-2 बातें याद रखनी है। पहला तो ये कि जो निदेशक मंडल है जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, उनकी सदस्य संख्या घटाकर 18 कर दी गई थी। इसके अलावा परिषद का जो चौथा सदस्य होता था, जो कि एक विधि सदस्य था, उसको मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, वो भी आपका 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके पहले जो विधि सदस्य होता था उसको मतदान का अधिकार नहीं था। इसके अलावा कंपनी के विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया और विधायी कार्यों के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का भी गठन किया गया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार विधान परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा क्या था, अब भारत में सभी सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। इसका प्रावधान भी 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया। अब देखिए क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो 1833 के चार्टर एक्ट में समस्त भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल को संभालने के लिए अब एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। तो अभी हमने ये जितने भी चार्टर एक्ट पढ़े हैं इन सभी से 1-1, 2-2 प्रश्न बन जाते हैं। इन सभी को आप नोट करते चलें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। इनको ऐसे ही आप नोट कर लीजिए, 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी के अधिनियम हम अगली क्लास में देखेंगे।